सो गाइस हम करंट अफेयर्स से कंटिन्यू कर रहे हैं अगेन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दी ध्रुवा फ्रेमवर्क। तो ध्रुवा फ्रेमवर्क इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आमतौर पर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के बाकी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ध्रुवा जैसे एक सिंगल वहाँ पे वर्ड लिख दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी है या कोई नया हम रिएक्टर जो है प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ध्रुवा फ्रेमवर्क है वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। तो आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ पर अभी हम ना हमारा एक जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है 2023 का, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हम चेंज कर रहे हैं और बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ दी डिजिटल हब फॉर द रेफरेंस एंड द यूनिक वर्चुअल एड्रेस फ्रेमवर्क। तो बेसिकली जिस प्रकार से हम सबका एड्रेस होता है उस तरह से एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस को बनाए जाने की बात हो रही है। आपको मैक्सिमम यहीं तक वो चीज़ें पूछेगा और साथ ही साथ इसमें नेशन वाइड यानी कि पूरे इंडिया के अंदर इसको रोल आउट करने की बात हो रही है। तो आपको सिर्फ ये नोट डाउन करना चाहिए कि ध्रुवा क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो सिर्फ इसका पर्पस ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक्चुअली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं और ये डिजिटल जैसे हमारा आधार है, यूपीआई है, वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो जिस तरह से आजकल आप देखते हैं कि हमारे जो कॉमर्स कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या जोमेटो है, स्विगी है, तो इनका एक एड्रेस जो है ना वो एक हम बोलते हैं जिसको कि फिजिकली एड्रेस क्या है हम लोगों का, है ना, जो एड्रेस है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक कंपनीज वगैरह के लिए या जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म बोले हैं उनके अंदर, तो बेसिकली ये डिजिटल एड्रेस को वो आप मतलब एक कंपनी जो है एक्सेस कर पाएंगी और वो आप तक रीच आउट कर पाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर फुल जो फिजिकल एड्रेस डालने की जगह डिजिटल एड्रेस से भी जो पर्सन है उस तक रीच आउट किया जा सकता है। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है और इसके अंदर एक डिजी पिन भी दिया जाएगा। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड है उसी तरह से उसमें एक नंबर दिया होता है, तो इसी तरह से एक डिजी पिन भी दिया जाएगा। और यहाँ पर जो एक हर लोकेशन के किस जगह पर है, कौन सी सिटी में है, किस जगह पर है, तो वो एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स यूज़ किए जाएंगे। तो बेसिकली जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका रहेगा जिस भी लोकेशन का है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड रहेगा। तो आपको ना एग्ज़ाम में अगर ये मल्टी स्टेटमेंट आता है तो वहाँ पर ये हो सकता है कि वो कहे कि सिर्फ आपने अल्फ़ा नंबर होंगे इसके अंदर या न्यूमेरिक नंबर होंगे, तो आपने कहना नहीं, मिक्स होगा इसमें, यानी कि डिजिट्स भी होंगी और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर जैसे जहाँ पर घरों का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता, लोग वहाँ पर सिंपली अपने विलेज का नाम दे देते हैं एज अ वीपीओ और वहाँ पे अपना फुल एड्रेस नहीं दे पाते हैं, तो उन जगहों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो ओवरऑल ध्रुवा फ्रेमवर्क जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको इतना बस इसमें याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर एक हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जुड़ी हुई। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना वो रिपीटेडली आपके न्यूज़ में आती रहती हैं किसी न किसी पर्पज़ से। तो आपको इनके जो बेसिक पर्पज़ हैं, किस मिनिस्ट्री का है, कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसको याद रखना है। तो जो प्राइम मिनिस्टर की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंदर हमें अभी फ़िलहाल ये नहीं पढ़ना कि इसके अंदर क्या हुआ है, हमें सिर्फ ये देखना है ये योजना है क्या। यहाँ पे 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। कई बार हमें ईयर इसलिए याद रखने पड़ते हैं, जैसे अगर हम स्पेसिफिकली ये देखें, यूपीपीसीएस के पैटर्न को देखें या हिमाचल के अंदर अगर हम देखते हैं पैटर्न को, तो वहाँ पे ना क्वेश्चन आते हैं जो क्रोनोलॉजिकली, या आप इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले स्कीम कौन सी आई थी, बाद में कौन सी स्कीम आई, कौन सा जो इनिशिएटिव है पहले लिया गया बाद में लिया गया, तो आपको एक टाइमलाइन मुताबिक उसको वहाँ पे सेट करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे ऑब्जर्व किए गए हैं हाल ही के कुछ जो जैसे 2-3 साल के अंदर इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर जो ईयर्स हैं ना, स्पेशली हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और वो भी फ्लैगशिप स्कीम्स, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो फेब 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके अंदर हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें हम जो घर हैं उनकी रूफ टॉप पर यानी कि छतों पर हमने सोलर वहाँ पैनल लगाने हैं। तो इससे होगा क्या, हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कोल के ऊपर कम हो जाएगी, पॉल्यूशन कम होगा और इंडिया में जो ऑलरेडी बहुत सारे सनलाइट अवेलेबल है उस चीज़ का हम यहाँ पे
एक एडवांटेज ले पाएंगे। तो अगेन इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मैंने आपको पहले कहा कि आपको याद रखनी चाहिए, नेशनल लेवल पर इसकी एक अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है बनाई जाएगी, और स्टेट लेवल पर SIA यानी कि स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के लिए कि कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको आप स्किप कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इसके अंदर 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ है यहाँ पर। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो पर मंथ की जगह पर ईयर लिखा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है ये पर मंथ है, यानी कि हर महीने आपको 300 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाएंगी। और साथ ही साथ लगभग 1 करोड़ जो घरों को, ना कि लोगों को, 1 करोड़ हाउस होल्ड लिखा है यहाँ पर, आपको ये भी याद रखना चाहिए 1 करोड़ हाउस होल्ड लिखा है बाय द मार्च 2027। तो अगेन जो टारगेट एरिया है, टारगेट आपका ईयर है, उसको भी ज़रूर याद रखें। अगेन मैं बोल रहा हूँ 300 यूनिट मिलेंगे आपको, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पर मंथ की मिलेगी, और 1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं, घरों को, ये टारगेट रखा है मार्च 2027 तक का। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर अभी इसको देखिए, जैसे 40 लाख तो अचीव कर चुके हैं, मार्च 2026 तक का हमने अचीव कर लेना है, मतलब ये एक नियरेस्ट टारगेट रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है टारगेट यहाँ पर आपको 27 का याद रखना है। एलिजिबिलिटी या कंपोनेंट के लिए फिलहाल इसमें वो पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें देखिए, जो यहाँ पर आपको की कंपोनेंट है, की कंपोनेंट के लिए इसमें याद रखना है दैट इट ऑफर्स, जैसे सेंट्रल फाइनेंस जो असिस्टेंस है उसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर नेशनल पोर्टल पर अगर आप कोई भी, मान लीजिए आप अपने घर पर ये इस तरह की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। और साथ ही साथ इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, एक मॉडल सोलर विलेज का कंसेप्ट भी है, जिसके अंदर यहाँ पे 1 मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोलर मॉडल विलेज यहाँ पे बनाएंगे, ताकि लोगों को अवेयरनेस जो है वो इस बात की हो कि सोलर एनर्जी को लेके लोगों में एक तरह की अवेयरनेस बढ़े। तो विलेजेस विद द पॉपुलेशन, वहाँ पे कौन सी कैटेगरी के जो विलेज हैं उनको हम मॉडल विलेज बनाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा के लोग रहते हों। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो कौन से स्टेट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या हमारे पास जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी, वहाँ पे उन गाँवों को हम मॉडल सोलर विलेज बनाएंगे जहाँ पर 2,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। इसमें यहाँ पे सब्सिडी क्या दी जाएगी, यस सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पे आपको 40% तक का, जो है ना, अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है, तो आपको लगभग 40, यानी कि इसमें 4,000 रुपये तक का जो एक इंसेंटिव या पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको, अगर अपने रूफ टॉप सिस्टम पर अगर आप 3 किलोवाट तक का एक सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो उससे उस टाइम पर उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको यहाँ कोलेट्रल फ्री, यानी कि बिना कुछ चीज़ को प्लेज किए हुए, गिरवी रखे हुए, आपको यहाँ पर लोन भी दिया जाएगा, जो कि लगभग 7% पर आपका लोन रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्सिडी का कंपोनेंट भी है, और कोलेट्रल फ्री यहाँ पे आपको जो लो इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद जो की बेनिफिट क्या है, इससे होगा क्या, इंडिया में जो बहुत सारी जॉब्स होंगी, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 30 गीगावाट के आसपास की हम यहाँ पैदा कर पाएंगे, और इससे सेविंग होगी हमारे यहाँ के 75,000 करोड़ के आसपास की। तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, वहाँ पे जनरली आपसे पूछ लिया जाएगा कि इससे क्या क्या एडवांटेज होंगे, तो वो नंबर्स में एडवांटेज नहीं पूछेगा आपसे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई घर, एक आइडल घर की बात करते हैं, जहाँ पे 3 किलोवाट का रूफ टॉप सिस्टम हो और 300 यूनिट पर मंथ वहाँ फ्री मिल रही हो, तो लगभग वो ऐसा घर लगभग 18,000 रुपये पर ईयर, ये पर मंथ नहीं है, याद रखिएगा, 18,000 रुपये के आसपास की जो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। और इवन एक वो अर्न भी कर सकते हैं यहाँ पे 18,000 रुपये पर ईयर। कैसे अर्न करेंगे, वो अपने यहाँ पे जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है हर घर के अंदर, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपनीज हैं, डिस्कॉम बोलते हैं उन्हें, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनीज, उनको डिस्कॉम कहा जाता है। तो आपने कहना है यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको यहाँ पे आप सेल आउट करके वो पैसे अर्न कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि हमारा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमने कमिटमेंट्स की होती हैं, अपने गोल्स रखे होते हैं कि हमने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, हम अपना कार्बन जो एमिशन है उसको कम करेंगे, तो इस तरह के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए भी हमें यहाँ पे हेल्प रहती है। उसके बाद हम यहाँ पे चल रहे हैं आगे। इसमें कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो एलिजिबिलिटी में बस आप एक भारत के नागरिक होने चाहिए, आपका एक घर होना चाहिए जहाँ पर रूफ टॉप जो सोलर सिस्टम है उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सके। साथ ही साथ आपके पास पहले आप वो पर्सन नहीं होने चाहिए कि जिन्होंने पहले कोई सब्सिडी सोलर पैनल को लेकर ली हो,
तो इस तरह के आपके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, आपको सिंपली इतना इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट द नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो इसके अंदर ना एक्चुअली वहाँ पे अभी फायर वगैरह का इंसिडेंट हुआ था, तो इस वजह से न्यूज़ में था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। फिर भी थोड़ा सा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर ये 12 किलोमीटर है जयपुर से, और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं पास में है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में। और ये खुद जो सेंचुरी है वो कहाँ पर है, दैट इज़ इन दी अरावली रेंज। तो अरावली रेंज में ही है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो इसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे राम सागर लेक है, बस यहाँ पे इतना एनफ है। इसके अलावा हालांकि ये क्वेश्चन कभी आते नहीं है इस तरह के, बस थोड़ा सा जनरली अवेयरनेस के लिए आपको एनफ रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर। जो ह्यूमन राइट्स डे है वो आपको याद रखना है, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं जब 1948 में अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दैट मीन्स जब ह्यूमन राइट्स को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक सरसम्मति, जैसे इसको हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि ह्यूमन के मतलब इनहेरेंट जैसे ही, या जब किसी का जन्म होता है तो उसके कौन कौन से राइट्स होंगे वहाँ पे, तो डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इस तरह के जो एक यूनिवर्सल राइट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर बात हुई थी। और ह्यूमन राइट्स डे बेसिकली 1950 में इस्टेब्लिश किया गया। तो आपको सिर्फ इसका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो थीम याद रखना है, दैट इज दी एवरी डे असेंशियल्स। तो आपको जो इस तरह के थीम्स हैं ना, और ये इंटरनेशनल जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं उनके थीम ज़रूर याद रखने हैं। और अगर हो सके तो उससे जुड़ा हुआ, जैसे ह्यूमन राइट्स डे है तो उससे जुड़ा हुआ इंडिया में लॉ कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये 1993 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का है, जिसके अंदर हमने ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन दी 1993। तो ये ना क्रोनोलॉजिकली चीज़ों में आ जाता है कि हमारा एक नेशनल लेवल का कोई कमीशन है, कोई इस तरह का ऑफिस है, उसको कब यहाँ पे हमने बनाया या कब एस्टैब्लिश किया, तो उससे उसको कौन से एक्ट से बनाया। और एक चीज़ और, ये जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वैसे तो आप ये पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एक्ट से बना है, तो इसीलिए एक स्टैचूटरी है। स्टैचूटरी का मतलब होता है जिन ऑफिस को, जिन एक एस्टैब्लिशमेंट्स को किसी एक्ट से बनाया जाए उन्हें हम बोलते हैं स्टैचूटरी एस्टैब्लिशमेंट्स। तो आपको याद रखना है ये। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एनएचआरसी एक स्टैचूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। स्टैचूटरी मैंने आपको बताया क्योंकि ये लॉ से बना है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट है इसके साथ जुड़ी हुई चीज़, कि आखिरकार इसको हमने मतलब कैसे या किस तरह की सोच के साथ हमने इसको यहाँ पे बनाया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे पेरिस प्रिंसिपल से 1991 में, उनको फॉलो करते हुए हमने इंडिया में 1993 में एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की यहाँ पे स्थापना की। और साथ ही याद रखिए एनएचआरसी को जब भी कभी न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं पर लोगों के साथ गलत हो रहा है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी या कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा है, तो अगर लोग इनके पास अप्रोच नहीं भी करते तो भी इनके पास सू मोटो कॉग्निजेंस होती है। दैट मीन्स ये स्व संज्ञान ले सकते हैं। स्व संज्ञान का मतलब है कि खुद से ही ये उस केस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज अबाउट दी बेनिन। बेनिन जो है उसके अंदर अभी एक मिलिट्री कू यहाँ पे होने वाला था जो कि फेल हो गया, और उससे रिलेटेड था यहाँ पर। तो इस तरह की ना न्यूज़ यूपीएससी में आमतौर पे हम देखते हैं, जहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज देयर जहाँ पर अभी मिलिट्री कू जो है फेल हो गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ कू का मतलब होता है जहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश की गई है, उसकी यहाँ पर ये घटना यहाँ पे घटी थी अभी। और ये इस तरह का हो सकता है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट जो पैट्रिस टैलन है वो अभी न्यूज़ में थे, ये कहाँ पर हुई ये बात, तो क्योंकि एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसको ही हटाने की बात हो रही थी, उसको वो भी तख्ता पलट के थ्रू, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो बेनिन है, पहले उसकी एक बार पोजीशन चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप इस टाइम पर जो अफ्रीका का ये मैप देख रहे हैं, और ये वेस्ट अफ्रीका है। वेस्ट अफ्रीका में आप देखें तो ये बेसिकली यहाँ पे घाना और नाइजीरिया के बीच में आपको एक सैंडविच की फॉर्म में नज़र आएगा, दैट इज़ ही बेनिन। तो इस कंट्री के अंदर अभी इस तरह से हुआ था। और और तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन से यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने डीप लेवल तक के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकें। अदरवाइज यहाँ तक इन्फॉर्मेशन एनफ है। उसके बाद बात हो रही है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। देखिए जैसे आपने अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स
कमीशन की बात की, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी और उसके लिए एक्ट पास किया गया था। इसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमने 1992 में एक्ट पास किया था, तो इसीलिए ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप इसको जब रीड करते हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए पढ़ा जाता है, और जैसे कि नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को लेके बात हो रही है, और इसे भी 1993 में जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को भी 1993 के अंदर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर ओरिजिन क्या है यहाँ, बेसिकली जैसे अगर हम बात करें जो भारत के अंदर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ को हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, और अल्पसंख्यक दो तरह के होते हैं मेनली। एक तो होते हैं धार्मिक आधार पर, जैसे अगर हम बात करें जो मुस्लिम समुदाय है, सिख हैं, बुद्धिज़्म है, या जो जैन है, पारसीज हैं, ये जो है ना एक अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर आते हैं। और दूसरे होते हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं, जैसे जिन भाषाओं को बोलने वाले लोग आज कम रह गए हैं, उनको भी हम माइनॉरिटीज़ के अंदर काउंट करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ का लेकर इनके हितों की रक्षा करने के लिए 1978 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, यानी कि जो हमारा गृह मंत्रालय था, उन्होंने सिंपली एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस टाइम पर डिसीजन लिया था मतलब। तो बाद में इनके हितों की रक्षा के लिए 1984 में इस मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर बनाई गई थी, और 1988 के अंदर यहाँ पर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को यहाँ से हटा दिया गया था। दैट मीन्स जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ होगा वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को डील नहीं करेगा। यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड की गई थी। और आमतौर पे इस तरह के जो कमीशंस होते हैं, मैं यहाँ पे जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वेलफेयर या वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हम इस तरह काउंट करते हैं, तो उसमें ना आमतौर पे आपको चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स का यहाँ पे नाम मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स हैं इसमें, और सभी को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके जो पर्सन, जैसे जिनको माइनॉरिटीज़ को लेकर एक्सपीरियंस होता है, एमिनेंस पर्सनैलिटी होती है, या एबिलिटी या इंटीग्रिटी, उन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट चूज़ कर लेती है। तो टोटली ये नॉमिनेटेड होते हैं सारे लोग। एटलीस्ट यहाँ पे 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन मस्ट बिलोंग टू द नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो आपको याद रखना है, इंडिया में अभी तक 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया जा चुका है। दैट नोटिफाई करने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने गैजेट के अंदर वो नोटिफाई करते हैं कि कौन सी जो हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं उनको हम काउंट करेंगे कि ये अल्पसंख्यक हैं। दैट मीन्स मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन। तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत के अंदर। और यहाँ पर याद रखना है आपने, जो चेयरपर्सन होगा एटलीस्ट 5 मेंबर्स। तो टोटल जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके अंदर 5 लोग कम से कम इन 6 समुदायों से होने चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं, और ये इनकी सभी मेंबर्स की टर्म 3 साल की होती है जब से ज्वाइन करते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि ये जैसे किसी को समन कर सकते हैं अपने, कोई कहीं पर अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत हुआ, तो जिन्होंने गलत किया तो उनको अपने समक्ष पेश होने के लिए समन कर सकते हैं। तो इस तरह का मतलब इनके पास समनिंग पावर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट हु आर कंसिडर्ड माइनॉरिटीज इन इंडिया। किसको हम माइनॉरिटी काउंट करते हैं? पहली बात ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर पॉलिटी की तरफ से, क्या माइनॉरिटी वर्ड कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है? तो आपने कहना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी वर्ड कहीं पर भी जो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया, यूज़ किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह की माइनॉरिटीज़ को लेकर बात आती है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। और माइनॉरिटीज़ की जो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 माइनॉरिटी जो हमारे पास 2014 से अगर पहले की बात की जाए, यानी कि शुरू से टोटल 5 कम्युनिटीज़ को यहाँ पर नोटिफाई किया गया था। जब से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना है तब से 5 कम्युनिटी को ही हमने काउंट किया था एज अ माइनॉरिटी। लेकिन उसके बाद हमने जो क्रिश्चियनिटी है, सॉरी जैन है, उनको 2014 में 6th नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में यहाँ पे मान्यता दी। ये भी याद रखना है आपने। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो 2011 के हमारे पास आंकड़े हैं उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मुस्लिम समुदाय की है। वो इंडिया में 14.2% की कॉम्पोजिशन है। उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद सिख, और फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट, जैन और फिर पारसीस। तो ओवरऑल अगर इंडिया का 19.30% अगर देखा जाए, तो देखिए पारसीस में यहाँ पे काउंट क्यों नहीं की गई, क्योंकि उस समय पर 2014 में हमने उनको काउंट करना स्टार्ट किया अलग से। तो जब नेक्स्ट यहाँ पे सेंसस होंगे तब हमें वो जो पारसी समुदाय की कितनी यहाँ पॉपुलेशन है उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया मिल पाएगा। सो ओवरऑल आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 19 जो परसेंट है इंडिया का वो माइनॉरिटी से
या माइनॉरिटी कंपोज करती है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं अबाउट द इंटरपोल इशूज द ब्लू कॉर्नर नोटिस। जो इंटरपोल है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं यहाँ पे। अभी हुआ क्या था कि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि गोवा नाइट क्लब के अंदर एक फायर रिलेटेड एक एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, और कुछ लोगों की डेथ हो गई वहाँ। तो उसके जो ऑनर्स थे वो दिल्ली में रह रहे थे, और वो यहाँ पर देश छोड़कर वो चले गए थे थाईलैंड के लिए। तो ऐसे में ना जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस की मदद ली जाती है कि जो व्यक्ति किसी क्राइम का मतलब क्राइम करने के बाद देश छोड़कर चला गया हो, तो उसे वर्ल्ड में लोकेट किया जा सके और उसे वहाँ पर गिरफ्तार किया जा सके और उसे वापस इंडिया में लाया जा सके। तो आपको इसमें याद रखना है, जो इंटरपोल नोटिस आर इशूड बाय दी, यहाँ पर क्योंकि ये केस एक्चुअली वहाँ पे जो नेशनल सेंट्रल जो ब्यूरो है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट रेज की थी जनरल सेक्रेटरीट जो इंटरपोल का रहता है। और इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना है यहाँ पे जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है इसमें क्या किया जाता है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करें थोड़ा सा। इट इज़ इशू टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज लिंक टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ से बिना बताए कोई क्राइम करने के बाद चला गया है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ की पुलिस इसमें आपका सहयोग करेगी कि उस पर्सन को लोकेट कहाँ जहाँ पर भी जिस कंट्री में वो गया है पॉसिबली, तो वहाँ पर उसको लोकेट किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और यहाँ पर एक तरह का ये अरेस्ट वारंट नहीं है हालांकि, क्योंकि रेड नोटिस के अंदर वहाँ पकड़ लिया जाता है। तो लेकिन इससे जो हमारी लॉ रिलेटेड जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मदद मिलती है, ताकि वो किसी भी क्राइम के सस्पेक्ट को जो लोकेट करके पकड़ सके। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे रेड नोटिस के अंदर लोकेशन और अरेस्ट भी किया जाएगा, आपको याद रखना है। तो आपको पूछ लेगा सिंपली दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड द ब्लू नोटिस। तो आपने कहना है कि रेड नोटिस के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन ब्लू नोटिस के अंदर ऐसा नहीं होता। येलो नोटिस में जो मिसिंग पर्सन होते हैं, जैसे स्पेशली माइनर्स वगैरह, उनके लिए होता है ये। और ब्लैक नोटिस जो है वो तब होता है जब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को हम चेक करते हैं कि इनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी हुई वार्निंग होती है ये एक तरह से। और जो ऑरेंज नोटिस है वो यहाँ पर कोई इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस जो उसके लिए सीरियस या इमिनेंट पब्लिक सेफ्टी थ्रेट। तो आपको ये याद नहीं रखने हैं। आमतौर पे जो न्यूज़ के अंदर रहते हैं ना, आप उनको अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब भी कभी हमें कोई किसी पर्सन के क्राइम को करने के तरीके के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो हम इशू करते हैं पर्पल नोटिस। और सिल्वर नोटिस जो है ना, वो बेसिकली याद रखना है आपने इसको, या मतलब यूज़ नहीं किया जाता था, ये रिसेंटली ऐड ऑन किया है इन्होंने। और इसके अंदर किस व्यक्ति के कहाँ कहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटी से उसने पैसा कमाया है, उसने वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर उससे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, कहाँ कहाँ छिपाया है, तो उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन सिल्वर नोटिस में मतलब ली जाती है। तो सिल्वर नोटिस ना यूजली पहले नहीं था, लेकिन रिसेंटली इसको ऐड ऑन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट दी सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप क्या है? जो सुजलम एक्चुअली सुजलम है, बेसिकली सुजलम भारत ऐप के रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है ये सुजलम भारत ऐप के अंतर्गत हम जो जल जीवन मिशन है ना, उसमें पहले तो इसको समझना ज़रूरी है कि जो जल जीवन मिशन वगैरह क्या है। एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर हम ये चाह रहे थे कि जो टैप वाटर है उसको दूर दराज के इलाकों तक, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो नहीं पहुँची है, वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो जल जीवन मिशन के तहत हमने ये जो सुजलम भारत ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बेसिकली हर एक गांव के लिए जो सुजल गांव आईडी, मतलब सुजल गांव आईडी एक वहाँ पे दी जाएगी फॉर द एवरी रूरल वाटर स्कीम। तो उसके लिए देना था यहाँ पे। और इसको डेवलप किया है, याद रखिएगा, बिसागेन ने, दैट इज़ अ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए कि किस गांव में कितना हम सक्सेस पा चुके हैं, कहाँ तक हम अपने जो टारगेट को अचीव कर पाए हैं, इस चीज़ का हमें रियल नोटिफिकेशन आती रहे, रियल चीज़ें हमें पता चलती रहे। तो उससे जुड़ा हुआ था यहाँ पर। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये एक करंट अफेयर है आप गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ। दैट इज़ दी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। जो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है बेसिकली ये एक
इसके अंदर ना यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं और ये एक नई स्कीम है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको आपने समझना है इसमें। यहाँ पहले इसमें देखते हैं स्कीम क्या है। यहाँ पे जो ये स्कीम है, बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है आपने, 5 ईयर्स का है। और इसके तहत हम जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे फार्म फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है हमने। तो और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वहाँ पे हों, और कम से कम केमिकल्स वगैरह यूज़ करें, मतलब इस तरह का कुछ करना है हमने। और लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव करना है, लोगों की ज़िंदगी के अंदर सुधार लेकर आना है हमने। तो यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि इस एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो 11 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के अलग अलग, उनकी जो मौजूदा 36 स्कीम्स को हमने यहाँ पे कंबाइन कर देना है, यानी कि कन्वर्ज करना है। तो इसके तहत यहाँ 40% सब्सिडी दी जाएगी, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो फंड मतलब हमने इसके लिए रखा है, उस फंड का हमने यहाँ पे सब्सिडी भी देनी है उसी फंड में से। उसी से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्रिएट करना है, उसी से हमने लोन भी देना है, और ट्रेनिंग और सपोर्ट भी हमने प्रोवाइड करनी है। इससे होगा क्या, धन धान्य जो योजना, इससे होगा क्या, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट है या राइस है या मेज़ है, हम इनको छोड़कर बाकी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं। उस चीज़ को बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एनहांस द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, यानी कि जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद हम उसको कहाँ रखेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ताकि हमारे जो फूड ग्रेन्स है वो सेफ रहें और उनको बाद में भी यूज़ किया जा सके। अदरवाइज वो ओपन में पड़े रहते हैं तो वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बहुत सारी जो है ना जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारी जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। ये हमारा मतलब इसके अंदर टारगेट है। और यहाँ पर हमने सेल्फ सफिशिएंसी भी लेनी है, फूड ग्रेन्स को लेकर, पल्सेस को लेकर और ऑयल सीड्स को लेकर। देखिए फूड ग्रेन्स की अगर बात करें तो फूड ग्रेन्स में तो हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हैं, लेकिन पल्सेस जो है ना इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है जितनी यहाँ पे कंजम्पशन है, तो इसीलिए हमें पल्सेस इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। और इंडिया में जो पल्सेस का एक क्रॉप एरिया है, जो जहाँ पर हम इनकी खेती करते हैं, वो जगह कम है। सेकेंडली एक जो ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स को लेकर हालांकि हमने पहले भी इसमें बात की है, तो ऑयल सीड्स को लेकर आपको ये याद रखना है, इंडिया में जो जितनी डिमांड है ऑयल की, उतने यहाँ पर जो हाउस होल्ड लेवल पे किचन्स में हम यूज़ करते हैं एडिबल ऑयल, उतना ऑयल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसीलिए हमने नेशनल मिशन जो है ऑयल पाम और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स वैसे ही शुरू किया हुआ है। तो हमने मेनली सेल्फ सफिशिएंसी लेनी है इन जगहों पर। इसमें एक चीज़ और भी है, हमने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली क्या है कि इस स्कीम के अंदर ना हमने जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हमने यहाँ पे चूज़ करने हैं, वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होंगे। तो इंडिया में आज अगर हम बात करें तो लगभग 640 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में से जो सिलेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, वो कौन से होंगे, तो उसके लिए हमारा एक क्राइटेरिया क्या होगा, हमने वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हैं जहाँ पे लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है। दैट मीन्स जहाँ पर नेशनल एवरेज, अगर एक फार्म फील्ड से मान लीजिए 10 क्विंटल के आसपास कहीं पर कोई खेती या कोई प्रोडक्शन होती है, तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 10 क्विंटल से कम होती है पर एकड़, तो वहाँ पर उसको हम लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी वाला एरिया मानेंगे। सेकेंडली जहाँ पर मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक साल में एक ही फार्म फील्ड से आप कितनी बार क्रॉप ले सकते हो। मान लीजिए अगर मैं एक एक ही फार्म फील्ड है मेरे पास 1 एकड़ का, और उससे मैं 2-3 फसलें ले सकता हूँ, तो दैट मीन्स मैं वहाँ पर एक से ज़्यादा बार फसलें ले पा रहा हूँ। तो जहाँ पर 1.55 से कम की आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी, यानी कि आप 1.5 से कम बार वहाँ से प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हो, तो उस एरिया को हम बोलेंगे कि वो मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाले हैं। और तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा उन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ करने का, जहाँ पे लो क्रेडिट एक्सेस है। दैट मीन्स जहाँ पे जो किसान हैं उनको काफ़ी कम ऋण प्राप्त हो पा रहा है, तो ऐसे एरियाज़ को भी हम वहाँ पे चूज़ करेंगे। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए एक और भी हम करने वाले हैं, वहाँ पे हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जो ये स्कीम को लेकर, दैट इज़ जो DDKY समिति है वो भी बनाई जाएगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो DC होंगे वो यहाँ पर उसको चेयर करेंगे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ गवर्नमेंट जो है सेंट्रल जो नोडल ऑफिसर्स लगाएगी 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि वो इस स्कीम को लेकर कहाँ तक हम अचीवमेंट कर पाएँ उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पहली बात ये, जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत ही क्लीन
एनर्जी सोर्स है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। दैट मीन्स लेकिन हाइड्रोजन इतना क्लीन है तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा? क्योंकि अभी जो हमारे पास करंटली टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम हाइड्रोजन का पूरा प्रयोग कर पाएँ। हाइड्रोजन को बनाना, इसको मैनेज करना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है और उसको ये कॉस्टली भी पड़ रहा है, तो इसीलिए लोगों में अभी पॉपुलर नहीं है। तो जब तक ये एक बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं हो जाता, बहुत सस्ता नहीं हो जाता लोगों के लिए, तब तक इसका जो यूसेज है वो अभी लिमिटेड ही रहेगा। तो आपको ये याद रखना है इसमें दैट इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है वाराणसी के अंदर, वहाँ पर उसे फ्लैग किया गया। दैट मीन्स एक जैसे वेसल होते हैं, शिप होती है, उसको अभी हमने वो पूरी की पूरी जो शिप है, आप ऐसे कह सकते हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चल रही है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने वाराणसी के अंदर ये इस तरह का एक वेसल को अभी लॉन्च किया है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है। और आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, जो भी हमारे पास इस तरह के वेसल्स होती है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, तो जिस तरह से हमारी जब गाड़ी चलती है तो जो एग्जॉस्ट होता है, धुआं होता है, तो उसके अंदर मेनली कार्बन निकलते हैं, तो उससे पॉल्यूशन और फैलता है। जबकि जो हाइड्रोजन वाले व्हीकल होते हैं उसके अंदर जो पीछे एज अ एग्जॉस्ट निकलेगा वो H2O होगा। दैट मीन्स ही वाटर वेपर होंगे वो। सिंपल आपको इतना याद रखना है, ये आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। इसके अंदर और ज़रूरत नहीं है हमें, बाकी चीज़ें छोड़ सकते हो आप डायरेक्टली। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है और ये हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है। दैट्स अ दीपावली को अब हमने यूनेस्को की ICH लिस्ट के अंदर यहाँ पे मतलब अब इंस्क्राइब कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ी जो चीज़ें पढ़नी है हमने यहाँ पर। अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जिस तरह से हमारे कई त्यौहार हैं और कई तरह की हमारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम सिखाते चले जाते हैं और वो बहुत लंबे समय से हम उसको उसी तरह ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यूनेस्को जो है वो इस तरह के पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की स्किल्स को, इस तरह के प्लेस को, इस तरह के जो कल्चरल हेरिटेज है जैसे दीपावली इंडिया के लिए, इनको वो आइडेंटिफाई करता है और इनको अपनी एक लिस्ट बनाता है वो, दैट्स दी ICH लिस्ट। तो उसमें अगर इनका इन चीज़ों को नॉमिनेट कर दिया जाए या उनको इंस्क्राइब कर दिया जाए तो पूरा वर्ल्ड ना उन चीज़ों को थोड़ा सा रिकग्नाइज और कर पाता है। दैट मीन्स उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी हुआ क्या था यहाँ पे दीपावली को लेके मैं आपको, या जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे वो आपको पता होने चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास ना, पहले देखिए यहाँ पे यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है वो क्या है। इसे 2003 में यूनेस्को कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तहत बनाया गया था। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यूनेस्को उनको ही इंटेंजिबल हेरिटेज बोलता है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं, चाहे वो कोई ओरल ट्रेडिशन हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, कोई रिचुअल हो, फेस्टिव इवेंट हो, कोई हमारा सोशल प्रैक्टिस हो, तो उनको ये यहाँ पे काउंट करता है। एक चीज़ और यहाँ पे, हर साल मतलब यहाँ पर हर 2 साल के अंदर हर कंट्री से ये एक नॉमिनेशन एक्सपेक्ट करता है। नॉमिनेशन होना अलग चीज़ है और यूनेस्को द्वारा उसको मान लेना, उस नॉमिनेशन को या फाइनल कर देना अलग चीज़ है। तो हर 2 साल में हर कंट्री यहाँ पे एक नॉमिनेशन अपनी कंट्री की तरफ से वो कर सकते हैं। सो बेसिकली अब की बार दीपावली को हमने ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ था वहाँ के लिए, तो दीपावली भी अब इंडिया का इस लिस्ट में यहाँ पे नाम आ गया है। तो दीपावली को लेके इससे पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना ज़रूरी है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे मैं कुछ नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि कुटियट्टम एक संस्कृत थिएटर है, इसी तरह से रामलीला, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। ये ना बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा तो इन जगहों से क्वेश्चन आमतौर पे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ना ये प्लेस के नाम पता होने चाहिए, जो टोटल लिस्ट है इसकी हर एंट्री के बारे में पता होना चाहिए। मैं सारी एक बार एंट्री आपको बोल रहा हूँ इसमें। जो कुटियट्टम संस्कृत का एक जो थिएटर यानी कि एक प्ले है कुटियट्टम, और इसी तरह से रामलीला जो आप जानते ही हैं, जो दशहरा के टाइम पर होती है, और इसी तरह से जो वैदिक चैंटिंग है, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर हैं उनके अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं या बाकी चीज़ें लिखी गई हैं, उनको कैसे चैंटिंग की जाती है, ये हमारी एक हेरिटेज है। तो इनको सबसे पहले हमने 2008 में इंट्रोड्यूस किया था और इसको नॉमिनेट किया गया था और इनकी एंट्री हुई थी। उसके बाद जो रम्मान है, बेसिकली हिमालय के अपर एरियाज में जो गढ़वाल रीजन है जैसे उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे एक फेस्टिव होता है, फेस्टिवल का नाम है रम्मान। तो रम्मान भी बोलते हैं, रम्मान भी बोलते हैं।
तो इसको भी एंटर किया गया है इस लिस्ट में। इसी तरह से छाऊ डांस, कालबेलिया डांस, वेरी फेमस, जो कह सकते हैं आप, जो सर्पेंट चार्मर्स होते हैं, जो सपेरा एक उनसे जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं आप, कालबेलियास हैं राजस्थान के, और कालबेलियास का, और इसी तरह से मेदुयट्टू जो केरला का है, इनको भी यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर नाम दिया गया है। और इसके अलावा जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, या संकीर्तन ऑफ मणिपुर, इसी तरह मैं नीचे से ऊपर इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको क्रोनोलॉजी भी इसकी थोड़ी याद रखनी पड़ सकती है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है जहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी गई है, तो आपको शुरू का और थोड़ा सा जो रिसेंट के है ना उनको ध्यान में रखना है। बीच वाले क्रोनोलॉजी आप बेशक आप भूल भी जाएं, लेकिन आपको लिस्ट में जो एंट्री हैं उनके नाम जरूर याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे संकीर्तन ऑफ मणिपुर की बात हुई, इसी तरह से जंडियाला गुरु पंजाब के अंदर ना ठठेरा हैं, वो बेसिकली घड़े वगैरह बनाते हैं कॉपर और ब्रास के, तो उनको उनके बनाने की जो कला है वो बहुत ही एक यूनिक है। इसी तरह से पारसियों का एक अपना त्यौहार है, दैट इज नोन एज नवरोज, उसको भी लिस्ट किया गया, ऑलरेडी किया जा चुका है। इसी तरह योगा, योगा आप सभी जानते हैं, जो इंडिया में योगा और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर रिकग्नाइज किया जा चुका है। इसके अलावा जो कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा, ये भी, ये सारी एंट्रीज, और इनके अलावा अब इंडिया में जो दीपावली है उसको भी इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बनाया गया है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया में जो जैसे रिसेंट वाली कौन सी है, दुर्गा पूजा इन कोलकाता, गरबा ऑफ गुजरात, और अब दीपावली, तो आप इनके सभी के नाम याद रखें। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट द नाथुला पास। तो नाथुला पास, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दैट नाथुला एक कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ईस्ट सिक्किम के अंदर है, और ये इंडो चाइना बॉर्डर पर है। और यहाँ पर इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, इसकी जरूरत नहीं है सच। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज अ सिक्किम टू तिब्बत। तो सिक्किम और तिब्बत के बीच का जो एक एंशियंट पास है ये, दैट इज नोन एज ई नाथुला। तो कई लोग ना यहाँ पे पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और नाथुला को वो उत्तराखंड के अंदर मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। तो आपने याद रखना है नाथुला जो है वो सिक्किम के अंदर है। और इसी तरह सिक्किम के अंदर एक और वहाँ पे पास है, दैट इज नोन एज ई जालेपला। जब भी वर्ड हम ला यूज़ करते हैं तो हिमालयन रीजन में ला का मतलब होता है पास, यानी कि रास्ता, यानी कि एक पहाड़ी या एक जो माउंटेन रेंज से दूसरे माउंटेन रेंज तक जाने का एक ईजी, या जो एक कह सकते हैं कि जहाँ से आप रास्ते से जा सकते हो, उसको बोलते हैं ला, दैट मीन्स ई पास। तो इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और अदर पासेस जैसे मैंने बताया, जो नाथुला के साथ में जालेपला, डोंकिया पास, या इसी तरह से जो छिवा भांजांग पास, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो डोंकिया पार्ट या इसमें आप जालेपला पास को थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट दी उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल जो है, याद रखना है आपने, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। आपको अगेन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दैट विच उम्मीद पोर्टल इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री या विच पर्पस, वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे ना ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें है क्या, यूनिफाइड वक्फ जो मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट पोर्टल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वक्फ क्या है, आमतौर पे मान लीजिए जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दान कर देता है, लेट्स से कोई पर्सन है उसने अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम जो पर्पस के लिए, जैसे कहीं मॉस्क बनानी है, कुछ और पर्पस के लिए वहाँ पे वो दान कर देता है, तो उस एक कॉमन लैंड को बोला जाता है वक्फ। तो पूरे इंडिया के अंदर जो इस तरह की लैंड्स हैं जिन्हें जो आज वक्फ के अंदर कंट्रोल की जा रही हैं, तो उसको लेकर उन लैंड्स की मैनेजमेंट, वहाँ पे कौन उनको देख रेख करेगा, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उस चीज़ के लिए बनाया गया है ये पोर्टल, जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल। तो आपको बस इतना इसमें याद रखना है, इसके अलावा बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं आप इनको, बाकी चीज़ों को टोटली यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो उम्मीद पोर्टल आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उम्मीद पोर्टल। अगेन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट यहाँ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। तो आपको जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट आए तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, और यहाँ पे रिलीज बाय, देखिए यहाँ पे लिखा आएगा, आपको लगेगा कि जैसे हो सकता है डब्ल्यू एच ओ ने रिलीज़ की हो सकता है कोई आईएमएफ ने इसको, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे रिलीज़ किया हो, तो आपको याद रखना है इसको जो रिलीज़ किया है बाय दी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, सिंपल इतना, और इसके अलावा और कुछ आपको याद नहीं रखना है। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं तो आप हर किसी को नहीं याद रखेंगे, इतना ही इसमें एनफ है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट दी गूगल्स क्वांटम इकोस एक्सपेरिमेंट। तो ये
एक गूगल ने अभी अचीव किया है एक ब्रेक थ्रू इन द क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, जैसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझ लीजिए। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, वो ऑपरेट होते हैं बाइनरी एक लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि 0 एंड 1, 0 1 एक लैंग्वेज होती है इनकी। जिन्हें टेक्निकलिटी में नहीं जाना है या नहीं पता, तो उनको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0 एंड 1 के साथ मतलब वो होती है। और जो क्वांटम होते हैं, क्वांटम का मतलब होता है जो 0 और 1 के बीच की जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे 0.001, 0.1, तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सिंपली सेइंग कि यहाँ पे क्वांटम जो एक कंप्यूटिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत फास्ट होते हैं, और इनके जो लेवल अचीव करना या इनको डेवलप करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है इसमें कि अभी जो क्वांटम इकोज एक्सपेरिमेंट है वो किस कंपनी ने अचीव किया, इसका ब्रेक थ्रू आपने तो याद रखें कि वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, वो कोई एलन मस्क की कंपनी नहीं है, ना ही वो एप्पल है। तो आपको याद रखना है ये गूगल है जिसने ये एक अचीवमेंट ली है। तो क्वांटम इकोज के नाम से इसको कहा गया है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटम बिहेवियर है पार्टिकल्स का, उसके अंदर हम यहाँ पर जो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों थोड़ा सा एक अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं डोमेन है। पर इस टाइम पे जैसे हम क्वांटम की जो बात करते हैं, क्वांटम बहुत ही माइन्यूट एक लेवल पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, तो उससे भी आगे अगर हम फर्दर चले जाएं तो क्वांटम्स की बात आती है। तो क्वांटम बहुत ही माइन्यूट एक डिटेल्ड फिजिक्स का एक बहुत ही एक यूनिक सा स्फीयर है, जिसके अंदर बहुत एडवांस लेवल की जो साइंस है उसको जैसे अभी रिसेंटली स्टडी किया जा रहा है। तो यहाँ पर उनकी मदद से जो क्रिप्टोग्राफिक कोड ब्रेकिंग वगैरह को अचीव किया गया है। तो आपको सिंपल इतना, मुझे नहीं लगता इसके अंदर ज़्यादा डिटेल वहाँ पे पूछी जाएगी। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे 65 क्यूबिट का जो विलो क्वांटम प्रोसेसर है उसको रन किया गया है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन किस तरह से एंटेंगल होती है, और इसको इको कहा गया है वहाँ पे, कैसे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उस चीज़ को लेकर इको वर्ड आया है। तो इको जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे गूगल का है। इसके अलावा बाकी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं, जैसे RSA 2048 एनक्रिप्शन वगैरह यूज़ की गई है, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और क्योंकि जो क्वांटम वाले जो, जैसे मैंने कहा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन सेफ होते हैं सिस्टम, एफिशिएंट होते हैं। तो RBI भी चाहता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक बैंक्स वगैरह हैं, वो अपना डेटा इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपना सेफ रखें। कुछ अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा, हालांकि इस पे क्वेश्चन इस तरह का बनता नहीं है, बट फिलहाल के लिए इतना इनफ है। लास्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट द जीनोसाइड कन्वेंशन, जो कि 1948 में मतलब साइन की गई थी। और जीनोसाइड का मतलब होता है जो बड़े लेवल पर लोगों को होलोकास्ट या मार दिया जाए, उसको जीनोसाइड बोलते हैं। तो इसको लेकर एक कन्वेंशन जो है 1948 यहाँ पे देखिए, अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने इसको उस टाइम पर अडॉप्ट किया था। और ये उस टाइम पर इसको कि कहीं पर अगर कोई वर्ल्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी करता है रिलेटेड टू जीनोसाइड, तो उसे यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के तहत यहाँ डील किया जाएगा। तो इसमें और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इसको बाकी छोड़ सकते हैं। जब भी कोई पर्सन इस तरह का कोई क्राइम करता है जिससे जिसको जीनोसाइड कहा जा सके, यानी कि बड़े लेवल पे लोगों को मारना, या किसी एक पर्टिकुलर कोई कास्ट, कोई धर्म के लोगों को मारना बड़े लेवल पर, तो दैट्स अ जीनोसाइड। या किसी रेस को ख़त्म करना, तो इसके लेकर जो केस होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर होगा। और इससे होगा क्या, साथ ही साथ इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी इसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो सिंपली ये पता होना चाहिए, जो जीनोसाइड कन्वेंशन है वो 1948 की है। और वैसे इसके ऊपर भी कोई डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगेन, आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना इसमें एनफ है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें सारा करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को आप याद रखिए, बिकॉज करंट अफेयर का सिनेरियो बहुत बड़ा है और आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत लिमिटेड वे में, कई लोगों को पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं, कई लोगों को पढ़ने के साथ साथ लिखने से होती हैं, और कई लोगों को सिर्फ लिखने से ही होती हैं। तो हमें यहाँ पर एक होल्ड जिसको आप कह सकते हैं कि टोटली
हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म अपने लिए डेवलप करना है जिसमें हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो आप इसकी बार-बार रिवीज़न करते रहें, तो ही चीज़ें आपको ये याद रहेंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।